कोशिका अंगक। अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे कोशिका अंगक कौन कौन से मिलते हैं और उनके क्या क्या स्पेसिफिक कार्य होते हैं। प्रत्येक कोशिका के चारों ओर अपनी झिल्ली होती है ना। जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले कि कोशिका के चारों तरफ क्या होती है, प्लाज्मा झिल्ली होती है, जिससे कि उसमें स्थित पदार्थ बाह्य पर्यावरण से अलग रहे। जैसे कि इसमें जो अंदर पदार्थ है वो बाहर फैले नहीं, एक कोशिका का अपना संरचना बनी रहे। बड़ी तथा जटिल कोशिकाओं, जिसमें बहुकोशिक जीवों की कोशिकाएं भी शामिल हैं, को भी उपापचयी क्रियाओं की बहुत आवश्यकता होती है। अब बड़े जीव हैं, बहुकोशिक जीव हैं, तो उन्हें कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? भोजन से मिलेगी। भोजन के उपापचयी क्रियाओं से मिलेगी। तो उपापचयी क्रियाएं बहुत ही उनके लिए आवश्यक होती हैं, जिससे कि वे जटिल संरचना तथा कार्य को सहारा दे सकें। इन विभिन्न प्रकार की उपापचयी क्रियाओं को अलग अलग रखने के लिए ये कोशिकाएं झिल्ली युक्त छोटी छोटी संरचनाओं यानी अंगक का उपयोग करती हैं। यानी कि अब ये जो इनकी जो क्रियाएं हैं उपापचयी अलग अलग, उनके लिए अलग अलग अंगक का चाहिए इनको। और अलग अलग अंगक कैसे अलग होते हैं? उनके चारों तरफ झिल्ली होती है, इससे वो अलग होते हैं। यह यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एक ऐसा गुण है जो उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से अलग करता है। यूकैरियोटिक जो है एक डेवलप्ड स्टेज है, यानी कि ऊंची श्रेणी है, और जो प्रोकैरियोटिक है पूर्व अवस्था है। प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब जिसमें कि जो केंद्रक है उसी के चारों तरफ वो झिल्ली नहीं है, तो बाकी अंगक के चारों तरफ कैसे होगी? और यूकैरियोटिक के सभी अंगक केंद्रक सबके चारों तरफ एक झिल्ली होती है। ये इनका एक विशिष्ट लक्षण है दोनों को अलग अलग करने का। इनमें से कुछ अंगक केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं। अब हमने पिछले अनुभाग में केंद्रक के विषय में पढ़ा था। अंतःप्रद्रव्य जालिका, गोल्गी उपकरण, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड कोशिका अंगकों के महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, जिन पर हम विचार करेंगे। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कोशिकाओं के बहुत निर्णायक कार्य करते हैं। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो गोल्गी उपकरण है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड है, ये सारे अंगकों के नाम हैं। किसके अंगक? कोशिका के अंगक। ये सारे अलग अलग नाम हैं। ये बहुत स्पेसिफिक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये अलग अलग काम करते हैं, कोशिकाओं के बहुत निर्णायक काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में। अंतःप्रद्रव्य जालिका झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। ठीक है, ये लंबी नलिका अथवा गोल या आयताकार थैली यानी कि पुटिकाओं की तरह दिखाई देती है। ये ऐसे करके, कुछ ऐसे ऐसे करके एक दूसरे से जुड़ी हुई स्केलेटन की तरह पूरे में फैली रहती है ना, या छोटी छोटी गोलियों के रूप में ऐसे ऐसे करके, या लंबी लंबी ऐसे इस तरह से करके ये पूरे में फैली रहती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका की रचना भी प्लाज्मा झिल्ली के समरूप होती है। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसी के समरूप होती है, इसी के पैरेलल ऐसे होती है। अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की होती है। कौन सी? खुरदुरी और चिकनी। RER यानी रफ जो होती हैं वो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदुरी दिखाई पड़ती हैं, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। जैसे मैंने ये बताया ना, इस तरह की सतह होती है, अब इसके ऊपर राइबोसोम लग जाते हैं तो ये थोड़ी खुरदुरी टाइप की लगने लगती है। ठीक है, और जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होंगे वो कैसी दिखेगी? चिकनी दिखेगी। इसका मतलब है कि जो RER या SER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या मेन अंतर क्या है? यही राइबोसोम का। ये जो राइबोसोम इसके ऊपर लग जाते हैं तो ये रफ हो जाती है, नहीं लगे होते तो ये स्मूथ रहती है, क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषित होती है। राइबोसोम का क्या होता है? उसके अंदर प्रोटीन संश्लेषण होता है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देता है। जो राइबोसोम है वो इसके ऊपर लगा रहता है, प्रोटीन बनाता है, और वो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाकी जगह भेज देता है। SER वसा तथा लिपिड अणुओं के बनाने में सहायता करती है, और जो चिकनी होती है वो क्या बनाती है? वसा और लिपिड को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या? वसा और लिपिड और प्रोटीन। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। आपने पढ़ा ही था कि कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? प्रोटीन की और वसा की बनी होती है। तो ये जो प्रोटीन और वसा है वो झिल्ली बनाने, कोशिका झिल्ली को बनाने में सहायता करती है। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। यानी कि जो ये झिल्ली बनाती है, प्रोटीन बनाती है, लिपिड बनाती है, उससे आपकी झिल्ली का निर्माण होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जीवात जनन। कुछ अन्य प्रोटीन तथा वसा एंजाइम एवं हार्मोन की भांति काम करते हैं। एंजाइम और हार्मोन की भी जरूरत पड़ेगी।
जब आपके उसमें उपापचय की क्रिया हो रही है तो एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, हार्मोन की भी। वो कहाँ से बनते हैं? इसी प्रोटीन और वसा से। यद्यपि विभिन्न कोशिकाओं में ER भिन्न रूपों में दिखाई देती है, परंतु सदैव एक जालिका तंत्र का निर्माण करती है। जब ये इस तरह से रहती है, पूरे में फैली रहती है, तो ये एक जालिका तंत्र जैसी लगती है। ठीक है, इस प्रकार ER यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्रक के मध्य पदार्थों, मुख्यतः प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना। यानी यहाँ प्रोटीन बन रहा है तो यहाँ से यहाँ तक अंदर ये कोशिका द्रव्य में पहुंचाना है, केंद्रक में पहुंचाना है, तो वो काम इनका एक हो गया। ठीक है, और ER कोशिका की कुछ जैव रासायनिक क्रियाओं के लिए कोशिका द्रव्य ढांचे का भी काम करती है। ठीक है, ये ऐसा बनना है तो इसका स्केलेटन की तरह है, तो ये एक ढांचा बनाए रखती है। ठीक, एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी कहते हैं के यकृत की कोशिकाओं में SCR विष तथा दवा को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो विष है उसका खात्मा यानी उसका असर खत्म करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, अब इसके आगे हम पढ़ेंगे गोल्गी उपकरण। कैमिलो गोल्जी इसमें लिखा हुआ है, गोल्गी भी बोल सकते हैं। कैमिलो गोल्गी द्वारा वर्णित गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र होता है। इस तरह से चपटी झिल्ली युक्त थैलियां होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर समानांतर सजी रहती हैं, एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 लगी रहती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कुंडिका कहते हैं। इन झिल्लियों का संपर्क ER झिल्लियों से होता है और इसलिए जटिल कोशिकीय झिल्ली तंत्र के दूसरे भाग को बनाती है। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्गी उपकरण में पैक किए जाते हैं। अभी आपने देखा था ना कि ER के ऊपर राइबोसोम होता है ना, और वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और जिसपे नहीं होता है, जो चिकनी वाली होती है, उसमें वसा बनती है, लिपिड बनती है। तो अब ये कैसे पहुंचती है? इसको जो बनता है उसे गोल्गी उपकरण में पैक कर दिया जाता है, छोटी छोटी पैकेट्स में, और उन्हें कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। छोटे छोटे पैकेट में करके कोशिका के अंदर या कोशिका के बाहर जहां भी भेजना होता है वहां पर भेज दिया जाता है। इस कार्य में शामिल हैं पुटिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा बंद करना। कुछ परिस्थिति में गोल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है। अच्छा, जो लाइसोसोम है ये एक दूसरा कोशिकांग है। वो किससे बनाता है? वो भी गोल्जी उपकरण के द्वारा ही बना होता है। और गोल्जी उपकरण के अंदर ही सिंपल शर्करा से जटिल शर्करा भी बनती है, जैसे मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड बन जाए। हाँ, और वो ये इसमें संचयन भी होता है, यानी कि वो स्टोर करके भी रखते हैं, इसको बदल भी देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा ही है, सामान्य से जटिल शर्करा बनती है, और बंद करना यानी कि उसको पैक करके अपने पास रखते हैं और जब जरूरत होती है तब ये ट्रांसफर कर देते हैं। इस तरह से गोल्जी उपकरण का हमने कार्य देखा और उसकी संरचना देखी। अब लाइसोसोम जो है, संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। ठीक है, और लाइसोसोम बना किससे होता है? गोल्जी उपकरण से। उसके अंदर कैसे एंजाइम होते हैं? पाचक एंजाइम, जो RER इन एंजाइम को बनाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यानी कि जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, वो इसको बनाता है, इस लाइसोसोम को बनाता है, जिसमें पाचक एंजाइम होते हैं। लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अब पाचक एंजाइम है तो जितने भी अपशिष्ट होंगे उसको डाइजेस्ट करके ऐसा छोटे कणों में बदल देगा कि वो बाहर निकाले जा सके। ये बाहरी पदार्थ एवं कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को क्या कर देता है? पाचित करके कोशिका को साफ करते रहते हैं। कोशिका के अंदर आने वाले बाहरी पदार्थ जैसे बैक्टीरिया अथवा भोजन तथा पुराने अंगक जो होते हैं वो लाइसोसोम में चले जाते हैं, जो उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। कोशिकीय चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइड
पैकेट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पचाने वाले एंजाइम होते हैं, वो सब कुछ पचा सकते हैं। और जब कोशिका को चोट लग जाती है या घायल हो जाती है तो क्या होता है, ये लाइसोसोम की भित्ति फट जाती है और जितनी कोशिका के अंदर चीजें होती है उसको लाइसोसोम का जो डाइजेस्टिव वाला एंजाइम होता है वो पचा देता है और पूरी कोशिका को खत्म कर देता है। इसीलिए इसको सुसाइड पैकेट भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है बाहर से आने वाला या अंदर या जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उन सबको पचाता है और छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है और उसके बाद ये जो है आसानी से बाहर जो है निकाल दिया जाता है। ओके। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है। बिजली घर से मतलब क्या है? ऐसी कोशिका जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तभी तो इससे बिजली घर से यही मतलब हुआ, जहां से हमें ऊर्जा मिलती है वही तो होता है बिजली घर, पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है, जैसे केंद्रक के चारों तरफ दोहरी झिल्ली होती है। ठीक है। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है। अब आपको पता ही है कि छिद्रित झिल्ली का क्या मतलब होता है ना, जैसे केंद्रक में आपने देखा ना कि छिद्रित होती थी तो उसका क्या मतलब होता था, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया की भी झिल्ली जो बाहरी होती थी वो छिद्रित होती है। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। जो भीतरी वाली है वो ऐसे ऐसे वलित टाइप की यानी मुड़ी मुड़ी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है। अब ये वलय एटीपी बनाने वाली रासायनिक क्रियाओं के क्षेत्र को बड़ा बनाती है। इससे क्या होता है कि इसके अंदर अंदर ये घूमी होती है, इससे बहुत बड़ा एरिया मिल जाता है और ये सारी जितनी वलय हैं, जितनी फिंगर टाइप की संरचना है, इस पे क्या बनता है हमारा, वो एटीपी बनता है। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे ऊर्जा मिलती है। ठीक है। अब क्या है, जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो जीवन की जितनी भी क्रियाएं हैं उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। भोजन पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए, सर्जन के लिए ऊर्जा चाहिए और हर प्रक्रिया जो होती है एक कोशिका में उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है किस रूप में, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है। शरीर नए रासायनिक यौगिकों को बनाने तथा यांत्रिक कार्य के लिए एटीपी से संचित ऊर्जा का उपयोग करता है। जो एटीपी में ऊर्जा संचित होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है, उसी का उपयोग करके कोशिकाएं अपने सारे काम या यांत्रिक कार्य या रासायनिक यौगिकों को बनाना, सारा काम इसी ऊर्जा को उपयोग में लाके करती है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अद्भुत अंगक है। क्यों? क्योंकि इसमें अपना डीएनए होता है और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है। ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। ठीक। ये इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है क्योंकि ये पूछा जाता है कि कोशिका के कौन से ऐसे अंगक हैं जिसमें डीएनए भी होता है और राइबोसोम भी होता है अपना। मतलब कोशिका में तो होता ही, आपने पढ़ा अभी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है ना। और डीएनए कहाँ होता है, केंद्र के अंदर हमारे डीएनए होते हैं। ये कोशिका में तो होता ही है, लेकिन जो कोशिका के अंदर कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया, उसमें भी अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनके पास अपना डीएनए भी है और अपना राइबोसोम है। अब राइबोसोम है तो उससे क्या बन जाएगा, इनका अपना कुछ प्रोटीन भी बन जाएगा। अगला है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होता है? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होता है। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन वाले प्लास्टिड और ल्यूकोप्लास्ट यानी श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं, प्लास्टिड यानी कि कलर वाली जो एक कोशिकांग होता है उसे। अब जंतुओं में तो कलर दिखता नहीं है, ज्यादातर से पादपों में ही होता है, ग्रीन है, फ्लावर है, वेजिटेबल्स हैं, सबके कलर्स होते हैं ना, तो सब में ये प्लास्टिड की ही वजह से कलर होता है। तो क्रोमोप्लास्ट होता है जो रंगीन प्लास्टिड होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है जो श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड होता है। जिस क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। ये क्रोमोप्लास्ट की ही कैटेगरी में आता है क्योंकि क्लोरोफिल जो होता है एक विशेष कार्य के लिए होता है, इसलिए इसको अलग से बताया गया है। पौधों में क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होता है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसी से प्रकाश संश्लेषण होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अतिरिक्त विभिन्न पीले नारंगी रंग के वर्णक भी होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट प्राथमिक रूप से अंगक है जिसमें स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थ संचित होते हैं। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जो रंगहीन होता है उसमें क्या होता है, स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन जो है वो स्टोर रहता है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं। जो क्लोरोप्लास्ट है इसे बहुत सारी झिल्ली टाइप की परतें होती हैं। ठीक। इसे क्या कहते हैं, जो स्ट्रोमा में स्थित होती है, जो अंदर का पोर्शन है इसे स्ट्रोमा कहते हैं।
प्लास्टिड बाह्य रचना में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, बाहर से कैसा दिखता है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। कोशिका में दो कोशिकांग ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। कौन कौन से? एक तो आपने ऊपर पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड। ठीक है, अब आती है रसधानियां। रसधानियां क्या होती हैं? वैक्यूम प्लेसेस होती हैं, वैक्यूल्स कहते हैं इसको। ठीक है, कोशिका के अंदर खाली स्थान होते हैं एक तरह से। अब इनसे क्या होता है? इनसे ताकत मिलती है, इनसे रिजिड होती है कोशिकाएं। ठीक है, उनका एक शेप बना रहता है ना। जैसे मनुष्यों में या जानवरों में क्या होता है? स्केलेटन सिस्टम होता है, उसी की तरह स्केलेटल सिस्टम का काम करती हैं ये रसधानियां। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों को संग्राहक थैलियां हैं। जो ठोस और तरल पदार्थ है वो इसके अंदर इकट्ठा होते हैं, स्टोर किए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं क्योंकि जंतु कोशिकाओं में इतनी जरूरत नहीं होती है, इतना उनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है ना। जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं क्योंकि उन्हें मजबूत रहने की और बाहरी दबाव को सहने की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो रसधानियां बड़ी होती हैं। कुछ पौधों की कोशिकाओं की केंद्रीय रसधानी की माप कोशिका के आयतन का 50 से 90% तक होती है ना। कि कुछ पादप कोशिकाएं, जैसे पादप कोशिकाएं ऐसी होती हैं तो इसमें ये मान लीजिए केंद्रक है तो इसकी 90% भाग में सिर्फ रसधानी ही होती है। ठीक है, ये वैक्यूम प्लेस है और इतने 10% में ही सारा कोशिकांग होता है। ठीक, पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। ठीक, पौधों के लिए आवश्यक बहुत से पदार्थ रसधानी में स्थित होते हैं। ये अमीनो एसिड, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक अम्ल तथा कुछ प्रोटीन है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं। कुछ एक कोशिक जीवों में विशिष्ट रसधानियां अतिरिक्त जल तथा कुछ अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो ये है सारे रसधानी के कार्य। प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है जिसके द्वारा वे विशिष्ट कार्य जैसे श्वसन, पोषण तथा अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन अथवा नई प्रोटीन बनाने में सहायता करते हैं। ऐसा उनकी झिल्ली तथा अंगकों की विशिष्ट संरचना के कारण संभव हो पाता है। अतः कोशिका सजीवों की एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यह जीवन की एक मूलभूत क्रियात्मक इकाई भी है। ठीक है, प्रत्येक कोशिका की अपनी एक संरचना होती है, विशिष्ट कार्य होता है। वो श्वसन, पोषण और अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन या नई प्रोटीन बनाना इन सब में सहायता करती है। उस हिसाब से उनकी संरचना होती है। अब हम ये तो हमने कोशिका को पढ़ लिया, कोशिकांग पढ़ लिया, कोशिका के सारे भाग पढ़ लिए, उसकी संरचना पढ़ ली है ना। अब इसके आगे हमने बहुत बार यहाँ पर डिस्कस किया कि एक कोशिक और बहुकोशिक जंतु। एक कोशिक है तो वो एक कोशिका से बना है, लेकिन बहुकोशिक कैसे बनते हैं? उसके लिए होता है कोशिका का विभाजन। अब कोशिका विभाजन कितने कितने तरीके से होता है वो हम यहाँ पर जानेंगे। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे पुरानी मृत एवं क्षतिग्रस्त कोशिकाओं का प्रतिस्थापन और प्रजनन हेतु युग्मक बनते हैं। नई नई कोशिकाएं जो पुरानी बन जाती हैं, बेकार कोशिकाएं हो जाती, क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, उनको हटा के नई कोशिकाएं की जगह ले लेती हैं और प्रजनन हेतु युग्मक बनाती हैं। और आगे की जनरेशन बनाने के लिए, एग्स वगैरह बनाने के लिए ये दो चीजों के लिए कोशिका का विभाजन होता है। नई कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया को कोशिका विभाजन कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन नामक दो प्रमुख प्रकार के कोशिका विभाजन होते हैं। अब सूत्री विभाजन क्या? कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिससे अधिकतर कोशिकाएं वृद्धि हेतु विभाजित होती हैं, उसे सूत्री कोशिका विभाजन कहते हैं, है ना। जैसे कि जो अभी आपने पढ़ा कि कहीं टूट फूट हो गई, कहीं क्षतिग्रस्त हो गया, या नई कोशिका बनाना है या वृद्धि करना है, तो कोशिका से कोशिका बनेगी तभी तो वृद्धि होगी। वो सारे जो बाहरी काम होते हैं उसके लिए जो कोशिका का विभाजन होता है उसको हम बोलते हैं सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन। ठीक, इसमें आप देख रहे हो कि ये केंद्रक है, इसमें जो गुणसूत्र है वो अरेंज हो गए हैं और आधे आधे बट गए। ठीक, यहाँ आपने देखा 4 दिख रहे हैं और इसमें 2 दिख रहे हैं, उसमें सबके 2 भाग होकर आधे इधर आ गए, आधे इधर आ गए। ये हो गया समसूत्री विभाजन। इस प्रक्रिया में प्रत्येक कोशिका, जिसे मातृ कोशिका भी कह सकते हैं, विभाजित होकर 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती है। 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनती हैं। संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका के समान होती है। जो संतति कोशिकाएं हैं, यानी कि संतति मतलब होता है संतान, जो पेरेंट कोशिका है उससे जो बनी हुई है कोशिका, संतति कोशिका, उसमें और दोनों में जो कोशिकाओं में गुणसूत्र है उसकी संख्या समान होती है। यह जीवों में वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में सहायता करती है।
जंतुओं और पौधों के प्रजनन अंगों अथवा ऊतकों की विशेष कोशिकाएं विभाजित होकर युग्मक बनाती हैं। अच्छा, इस अर्धसूत्री का मतलब आधा आधा हो गया है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 है, फिर ये डिवाइड हुआ, फिर ये डिवाइड हुआ ना, तो 2 गुणसूत्र आपको दिख रहे होंगे संतति कोशिकाओं में। इसका मतलब है कि आधी हो जाती हैं। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं, तभी तो भाई आधे आधे हो जाते हैं। फिर ये एक मदर से मिलता है, एक फादर से मिलता है, तो जो कोशिका बनती है तो आधा आधा एक वो उसके 4 पूरे हो जाते हैं गुणसूत्र। इस तरह से अलग प्रकार का विभाजन होता है जिसे अर्धसूत्री कहते हैं, जिसमें क्रमशः 2 विभाजन होते हैं। जब कोशिका अर्धसूत्रण द्वारा विभाजित होती है तो इसमें 2 की जगह 4 नई कोशिकाएं बनती हैं। नई कोशिकाओं में मात्र कोशिकाओं की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है। अब आप ये जो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन है, इसे हम डिटेल में आगे के पार्ट में पढ़ेंगे, क्लासेस में पढ़ेंगे। अब तक के लिए आप इतना ही जान लीजिए कि कोशिकाओं की वृद्धि के लिए, अगली संतान के लिए, अपनी टूट फूट की मरम्मत के लिए इत्यादि के लिए क्या प्रक्रिया होती है कोशिका विभाजन की। और ये 2 तरीके का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन में कोशिकाएं विभाजित होने के बाद भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल होते हैं पेरेंट के और प्रोजेनी के। ठीक, लेकिन अर्धसूत्री में क्या होता है, पेरेंट और के जो गुणसूत्र हैं उससे प्रोजेनी के गुणसूत्र आधे हो जाते हैं संख्या में। ठीक है।